नमस्कार। एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। आजकल आप मीडिया में और टीवी की बहसों में तीन शब्द सुन रहे हैं: नाटो, ट्रंप और ग्रीनलैंड। ये तीनों आजकल हर चर्चा में शामिल हैं। हर मीडिया रिपोर्ट में इन पर कुछ न कुछ लिखा जा रहा है। तो आज की चर्चा में हम इन तीनों शब्दों का विश्लेषण करते हैं कि नाटो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या धमकी दी है और ग्रीनलैंड की क्या रणनीतिक स्थिति है और अमेरिका इसे क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात, इसकी शुरुआत होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आर्कटिक द्वीप के में आर्कटिक मतलब जो क्षेत्र है उसके नज़दीक ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी सैनिक भेजने और बल प्रयोग करने की धमकी दी, जिससे नाटो जो है, जो कि एक सैनिक गठबंधन है और इसमें यूरोप और अमेरिका शामिल हैं, वो एक तरह से संकट के मोड में चला गया। शुरू में तो इसको खाली बयानबाजी करके समझ करके खारिज कर दिया गया, लेकिन जब 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने सैनिक कार्रवाई करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठवा लिया, तब यूरोपीय अधिकारियों ने इन खतरों को विश्वसनीय मानना शुरू कर दिया। ट्रंप ने डेनमार्क को नाराज करते हुए ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए बार बार बल प्रयोग करने की धमकी देनी शुरू कर दी। डेनमार्क और अमेरिका दोनों ही नाटो के सहयोगी हैं और इसके संस्थापक सदस्य हैं। इस धमकी पर जो डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सेन, उनने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह का कदम नाटो और दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा ढांचे का अंत होगा। इससे ये समझा जा सकता है कि यह केवल एक राजनयिक विवाद नहीं है, बल्कि गठबंधन के मूल सिद्धांतों के लिए एक सीधा खतरा है। यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य वाशिंगटन के साथ सीधे टकराव की तैयारी भी कर रहे हैं। अब बात आती है कि ट्रंप की नज़र ग्रीनलैंड पर क्यों है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसकी रणनीतिक स्थिति। मैप पर अगर आप ग्रीनलैंड को देखेंगे तो ये आर्कटिक क्षेत्र है और इसके पास, आर्कटिक क्षेत्र मतलब उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र, तो उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र से लगा हुआ इधर रूस है और इधर ये यूरोप है और इधर ये कनाडा और अमेरिका है और यहाँ पर ये ग्रीनलैंड है। तो ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रीनलैंड के आसपास जो आर्कटिक क्षेत्र है वहां पर रूस और चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसलिए अमेरिका को अपनी और इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। हालांकि ग्रीनलैंड में अमेरिकी बेस पहले से मौजूद है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही जो पिटूफिक मिलिट्री बेस है वहां पर अमेरिकी सेना रहती है और जब सोवियत संघ ने मिसाइलें मतलब उधर की तरफ तैनात करी थी, क्यूबा और उधर की तरफ तैनात करने से पहले अमेरिका ने जब इस संकट को समझ लिया था तो 1951 की एक संधि के तहत अमेरिका को यह अधिकार मिला हुआ है कि डेनमार्क को सूचित करके वो पिटूफिक बेस पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा सकता है। तो हालांकि वहां पे इस समय भी सैनिक रहते हैं अमेरिका के और वो पूरे क्षेत्र की मतलब जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर नज़र रखते हैं। लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि ये एक लीज है जिसकी वजह से हम वहाँ रहते हैं और कोई भी अपनी लीज की सुरक्षा नहीं करता, ओनरशिप की सुरक्षा करता है। इसलिए अब हमें लीज नहीं, हमें ग्रीनलैंड की ओनरशिप चाहिए और बस यहीं से संकट की शुरुआत होती है। तो ये एक अभूतपूर्व संकट है। लेकिन ये नाटो के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है? तो ये समझने के लिए कि एक सहयोगी द्वारा दूसरे सहयोगी के खिलाफ की गई कार्रवाई गठबंधन को उसके मूल तक क्यों हिला देती है, तो हमें पहले यह समझना होगा कि नाटो क्या है और ये किन सिद्धांतों पर बना हुआ है। तो सबसे पहली बात
कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है नाटो की, जो स्थापना हुई है नाटो की, और जिसे हम उत्तरी अटलांटिक संधि या मूल रूप से इसे वाशिंगटन संधि कहते हैं। नाटो ये एक एक्रोनिम है, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि कहते हैं। इस पर 4 अप्रैल 1949 को 12 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो मूल रूप से इसके 12 संस्थापक सदस्य थे और इनमें डेनमार्क और अमेरिका दोनों शामिल थे। और इसके 3 प्रमुख उद्देश्य रहे हैं जब बना था तभी से। पहला, सोवियत विस्तारवाद को रोकना, यानी जो वर्तमान रूस है वो 1990 से पहले सोवियत संघ कहलाता था। तो सोवियत संघ द्वारा जो खतरा पैदा किया जा रहा था यूरोप की तरफ, उसको रोकना इसका एक उद्देश्य था। दूसरा था राष्ट्रवादी सैन्यवाद को रोकना, यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रवादी सैन्यवाद था, यानी कि छोटे छोटे जो मतलब गुट थे पूरे यूरोप में, और खास तौर से जो नस्लीय गुट थे, वो सैनिक बल प्रयोग करके अपने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कराना चाहते थे। इसको ही राष्ट्रवादी सैन्यवाद का नाम दिया गया और इससे यूरोप जो है टुकड़ों टुकड़ों में बंटने की स्थिति में आ गया था। तो उत्तरी अमेरिका की जो मतलब उपस्थिति है उसके माध्यम से यूरोप में इस राष्ट्रवादी सैन्यवाद को रोकना था, जिससे कि यूरोप के राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके, यानी सदस्य देशों के बीच सहयोग और एकता को बढ़ावा दिया जा सके और इनके एकीकरण को मजबूत किया जा सके। तो ये 3 उद्देश्यों को लेकर के नाटो की मतलब उत्पत्ति हुई थी, नाटो की मतलब स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, अभी 32 सदस्य इसके मतलब उसमें शामिल हैं। इस जो संगठन है नाटो, इसका अनुच्छेद 5 जो है उसे एक तरह से नाटो की आत्मा कहा जाता है। इस अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि एक सदस्य के खिलाफ हमला सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा, और यही जो अनुच्छेद 5 है ये सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है जो इसकी आत्मा के रूप में इस संधि में मौजूद है। तो ये मतलब नाटो जो है एक मतलब जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता के लिए सभी सहयोगी आएंगे, ये उनकी एकजुटता को दिखाता है। और ऐसी एकजुटता ये सदस्य देश 2001 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA पर 9 सितंबर को आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें ट्विन टावर को गिरा दिया गया था हवाई जहाज टकरा करके, तब ये देखने को मिला था। अनुच्छेद 5 के अनुसार ही सारे नाटो के सदस्य देश एकजुट हो गए थे आतंकवाद के खिलाफ। तो कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक सैनिक गठबंधन नहीं है। नाटो जो है सिर्फ एक सैनिक गठबंधन नहीं है, इसके 2 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है राजनीतिक स्तंभ, जिसमें नाटो जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और अपने सदस्यों को रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने के लिए एक स्थायी मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य संघर्षों को बातचीत के माध्यम से रोकना है। लेकिन दूसरा स्तंभ इसका सैनिक स्तंभ है, वो यह है कि यदि राजनयिक प्रयास विफल हो जाते हैं तो उसके पास अपने प्रत्येक सदस्य की रक्षा के लिए आवश्यक सैन्य शक्ति है। यह शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संकट प्रबंधन अभियान भी चला सकता है। तो ये मात्र सैनिक गठबंधन नहीं है, यानी राजनीतिक और सैनिक दोनों विकल्प पर यह काम करता है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में ये ट्रांस अटलांटिक लिंक की तौर पर काम करता है और 2 महाद्वीपों को जोड़ने वाला एक पुल है। अटलांटिक के दोनों किनारों पर सदस्यों को रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है, एकजुटता में खड़े होने और संभावित विरोधियों की आक्रामकता को रोकने में मदद करता है, और एक साथ बहुराष्ट्रीय संकट प्रबंधन अभियान चलाने की भी अनुमति देता है। और ये जो गठबंधन है वो बदलती दुनिया के अनुकूल अपने आप को बदलता है। 1949 में जब ये बना था तब इसमें 12 सदस्य देश थे, और आज जैसा मैंने अभी बताया था कि अब इनके सदस्य देशों की संख्या 32 है, जिनमें 2023 में फिनलैंड और 24 में स्वीडन शामिल हुए हैं, और अभी जॉर्जिया, बोस्निया हर्जेगोविना और यूक्रेन इसमें शामिल होना चाहते हैं। और आपको शायद पता है कि यूक्रेन जो है वो यूक्रेन और जॉर्जिया ये दोनों ही
नाटो की सदस्यता लेने के इच्छुक हैं। इसी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और 2022 से जो 4 वर्ष से ये रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसके मूल में यूक्रेन की सदस्यता लेना ही बताया जाता है, क्योंकि रूस का कहना है कि यूक्रेन अगर इसका सदस्य बन जाएगा तो नाटो उसकी सीमाओं तक आ जाएगा। और ऐसा रूस का मानना है कि जब सोवियत संघ का विखंडन हुआ था तब नाटो और रूस के बीच में इस तरह का एक मतलब करार हुआ था, इस तरह का एक समझौता हुआ था जिसमें कहा गया था कि अब नाटो का विस्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन नाटो तब से लगातार विस्तार कर रहा है। और यूक्रेन पर हमले के समय इसने अपनी एक रणनीतिक अवधारणा यानी कि एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच भी तैयार की है, जिसमें इसने 3 बातों पर जोर दिया है नाटो ने। एक तो पहला निवारण और रक्षा यानी डिटेरेंस एंड डिफेंस, मतलब कि गठबंधन के सदस्यों के खिलाफ किसी भी आक्रामकता का मुकाबला करने और उसे रोकने के लिए सामूहिक रक्षा को मजबूत करना एक पहला मतलब अवधारणात्मक बिंदु इसने तैयार किया है। दूसरा है संकट की रोकथाम और प्रबंधन यानी क्राइसिस प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि संघर्ष को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करना और जहां भी हो संकट का प्रबंधन और समाधान करना जिससे स्थिरता को बढ़ावा मिल सके। और तीसरा है सहकारी सुरक्षा यानी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, यानी कि साझेदारी को मजबूत करना और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए गैर सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर के काम करना। ये इसने अपनी रणनीतिक दिशा तैयार की है 2022 में। और इसी रणनीतिक दिशा से परेशान होकर के यूक्रेन पर जो रूस है उसने हमला किया है। तो कहा जा सकता है कि 2022 की जो रणनीतिक अवधारणा नाटो के मुख्य उद्देश्य की पुष्टि करती है, जिसमें कि 360 डिग्री दृष्टिकोण के आधार पर अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा सुनिश्चित करना। 360 डिग्री दृष्टिकोण का मतलब है कि हर तरीके से और अपने सदस्य देशों की सुरक्षा करना, सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सदस्य देशों की सुरक्षा करना। तो इस प्रकार जो नाटो की स्थापना की जो मूल अवधारणा है, जो उसकी रणनीतिक अवधारणा है, जो उसकी आत्मा है अनुच्छेद 5, उसको अगर हम देखें तो फिर समझ में आता है कि ग्रीनलैंड का संकट कितना बड़ा है और क्यों इसको बड़ा संकट कहा जा रहा है। तो एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो ग्रीनलैंड को खरीदने की या ग्रीनलैंड को बलपूर्वक मिलाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, उसके कारण ये एक तरह से नाटो के सिद्धांतों की परीक्षा की घड़ी है। एक सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे सदस्य डेनमार्क के खिलाफ बल प्रयोग का खतरा सामूहिक रक्षा के सिद्धांत को सीधे तौर पर कमजोर करता है और यह अनुच्छेद 5 के लिए एक अकल्पनीय परिदृश्य है, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। दूसरा, इस धमकी से ट्रांस अटलांटिक लिंक टूट सकता है, यानी यह संकट उत्तरी अमेरिका और यूरोप के भी विश्वास और एकजुटता के उस बंधन को तोड़ता है जो गठबंधन की नींव है। और तीसरा, ये बुनियादी विश्वास का क्षरण है, यानी जब गठबंधन का सबसे शक्तिशाली सदस्य ही उसके नियमों को चुनौती देने लगता है तो ये पूरे ढांचे में विश्वास को खत्म कर देता है। लेकिन ये तो अमेरिका का इतिहास रहा है, अमेरिका में इस तरह की बातें कोई नई नहीं है। इससे पहले 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने डेनमार्क से वर्जिन आइलैंड को $25 मिलियन में खरीदा था। शुरू में बेशक डेनमार्क ने इसका विरोध किया था, लेकिन जब वाशिंगटन ने बल प्रयोग की धमकी दी तो वो सहमत हो गया था, क्योंकि उसे डर था कि जर्मनी जो है वो अपनी पकड़ मजबूत बना करके वर्जिन आइलैंड को छीन सकता है। तो 1917 में इस प्रकार का अधिग्रहण अमेरिका कर चुका है। दूसरा, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी जो हेनरी ट्रूमैन जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, हैरी ट्रूमैन, उन्होंने भी ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया गया था। तो कह सकते हैं कि ये कोई नया प्रस्ताव नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज नई है जो एक मुख्य अंतर है दोनों में, कि ट्रूमैन का प्रस्ताव जो था वो बातचीत के माध्यम से था और अब जो राष्ट्रपति ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो खुलेआम धमकी है, जो कि मतलब बल प्रयोग के लिए उकसाती है और बल प्रयोग करके भी वो किसी भी हालत में इसको लेना चाहते हैं। अब जो अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक हैं वो इसके पीछे एक विचारधारा को मानते हैं, यानी कि ये अनायास अमेरिका की तरफ से धमकी नहीं आई है। अंतर्राष्ट्रीय जो विश्लेषक हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब
विद्वान हैं जो इन मसलों पर गहन चिंतन करते हैं, उनका कहना है कि ये अमेरिकी धमकी कोई नई नहीं है। ये असल में अमेरिका की एक विचारधारा है, मैप्स एंड लीगेसी, और जिसे मैनिफेस्ट डेस्टिनी भी कहा जाता है। उसके अनुसार 19वीं सदी का एक विश्वास अमेरिका में काम करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार होना तो तय है। यानी कि अमेरिकी लोगों में ये विश्वास घर कर गया है कि अमेरिका का तो विस्तार होना ही है। तो उनके मानचित्र का और उनकी विरासत का विस्तार होना है। इसी को मैनिफेस्ट डेस्टिनी और मैप्स एंड लीगेसी नाम दिया गया है। और 1823 में अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरो ने एक सिद्धांत दिया था, इसे मुनरो सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें उस समय पर उन्होंने कहा था कि पश्चिमी गोलार्ध में किसी दूसरी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। उस मुनरो सिद्धांत को राष्ट्रपति ट्रंप ने डॉनरो सिद्धांत में बदल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डॉनरो सिद्धांत में बदल दिया है। यानी अब उन्होंने उसे करके दिखा दिया है कि मतलब पश्चिमी गोलार्ध जो है दुनिया का, वो अमेरिका के लिए है और वहां पर कोई भी शक्ति अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। और इसके पीछे जो अमेरिका का जो मागा आंदोलन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसका नारा देकर के डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, वो भी इसके पीछे काम कर रहा है कि अमेरिका को महान बनाना है और देश का आकार बड़ा करना है। और अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन के लिए अमेरिकी महानता के विचार से ये जुड़ा हुआ है कि अमेरिका का विस्तार होना चाहिए और ग्रीनलैंड पर कब्जे से अमेरिका जो है रूस और कनाडा के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। यानी उसका मानना है कि उसकी भूमि का विस्तार होना ही चाहिए। तो कहने का मतलब कि ये अमेरिकी जनमानस में एक तरह से घर की हुई विचारधारा है कि मतलब अमेरिका का विस्तार तो होना ही है। अब बात आती है कि नाटो इस संकट से कैसे निपट रहा है। तो जो राजनयिक और अंदरूनी सूत्र हैं, उन्होंने बताया है कि नाटो दो आयामी प्रयास कर रहा है। यानी कि दो तरह के प्रयास कर रहा है। एक तरह के प्रयास लॉबिंग कर रहा है वो, यानी वाशिंगटन में चीजों को शांत करने के लिए यूरोप की तरफ से लॉबिंग की जा रही है, अपने लोगों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से पूरे मुद्दे को सुलझाया जा रहा है। और दूसरा अपनी रक्षा को मजबूत करना, यानी ब्रुसेल्स में जो नाटो के सदस्य देश हैं, वो ट्रंप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्षेत्र सुरक्षित है और अमेरिकी अधिग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए वो आर्कटिक खर्च में बढ़ावा दे रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं सैनिक खर्च को, अपने अधिक सैनिक भेजने को तैयार हैं और संयुक्त अभ्यास करने के लिए तैयार हैं। यानी वो अमेरिका को ये बताना चाहते हैं कि रूस और चीन की यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और ये ग्रीनलैंड जो है और आर्कटिक क्षेत्र जो है पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए अमेरिका को इसे अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वो रक्षा को, इसके लिए रक्षा को मजबूत करने के प्रयास लगातार कर रहे हैं। अब आखिर में बात आती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने 1956 में जो बात कही थी कि हम सुरक्षा प्रतिष्ठानों को केवल संपत्ति या क्षेत्र या विदेश में या समुद्र में अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं रखते। यानी कि हमारे सुरक्षा प्रतिष्ठान केवल संपत्ति और क्षेत्र की रक्षा के लिए नहीं है, हम सुरक्षा बलों को जीवन के एक तरीके की रक्षा के लिए रखते हैं। तो मतलब हम जीवन के तरीके की रक्षा करते हैं, यानी एक तरह से जो हमारी मान्यताएं हैं, और मान्यताओं में सबसे पहली मान्यता लोकतंत्र की है, उन मान्यताओं की रक्षा करते हैं। लेकिन अब जो ग्रीनलैंड का संकट नाटो के सामने आया है, तो इससे एक मौलिक प्रश्न का साथ छोड़ दिया है। कौन सा मौलिक प्रश्न? कि क्या एक गठबंधन जिसे बाहरी खतरों से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए बनाया गया है, अपने ही भीतर से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना कर सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है जो न सिर्फ नाटो के सामने बल्कि दुनिया के सामने इस समय पर उपस्थित है। तो आज की चर्चा में इतना ही। आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे। धन्यवाद।